भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी और जिसकी वजह से मैं स्टूडियो नहीं जा पाया। आज मैं अपने घर से ही पढ़ा रहा हूँ। आज सुबह से ही थोड़ा सा जो है सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था और उसकी वजह से थोड़ा सा जो है आज मैं नहीं जा पाया। तो बस एक बार ये कमेंट करके बता देंगे आप सभी कि क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, और फिर हम सब लोग जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। और एक बार ये बताएंगे, जो इससे लास्ट वाली क्लास हमने की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। जो इससे लास्ट वाली क्लास की थी मेरे ख्याल से शायद हमने महाद्वीपों को पढ़ना स्टार्ट किया था। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाद्वीपों में और जो हमने कौन से महाद्वीप को पढ़ा था। अच्छा, नॉर्वे तक पढ़ लिया था ना। यूरोप महाद्वीप को तो पढ़ा था, लेकिन देश कौन सा पढ़ लिया था। जी सर, डेनमार्क तक पढ़ा था यूरोप में। ठीक है, चलिए तो वहीं से रिवीजन करेंगे। आज थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सर घूम रहा है, हल्का सा फीवर भी और वोमिटिंग जैसा माहौल भी था, बट अभी थोड़ा रिलैक्स है, मैं दवाई ले लिया हूँ। तो चलिए 2 मिनट और देंगे, पीपीटी लगा देता हूँ। चलिए, बस आपके लिए पीपीटी लगा दी गई है फटाफट से। और हम सब लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए, तो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, और वहीं पर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है भैया। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं और कि हम लोग डेनमार्क तक पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यूरोप महाद्वीप की विशेषताओं को पढ़ा होगा। उसके बाद यूरोपीय देशों के बारे में पढ़ा होगा, स्वीडन के बारे में पढ़ लिया होगा, फिनलैंड के बारे में पढ़ लिया होगा, आइसलैंड और डेनमार्क के बारे में पढ़ लिया होगा। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे होंगे, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे कि जैसे अगर बात करेंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये जो चार देश हैं, इन चारों देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो इन चारों देशों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं भैया स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं इन चारों को सम्मिलित रूप से। तो इन चारों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं भैया, स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इस बात को याद रख लेना, इस बात को समझ लेना। ठीक है, तो इन चारों को क्या कहते हैं, इस स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया था, आप इतना याद जरूर कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है भैया, तो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे नॉर्वे के बाद, अगर स्कैंडिनेवियाई देशों के बाद आगे बात करेंगे कि यहाँ तक तो ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, लेकिन इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इन पांचों के समूह को क्या कहते हैं। तो इन पांचों के समूह को नार्डिक देश कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बताइए भैया नार्डिक देश किन्हें कहते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नार्डिक देश कहते हैं। याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं भैया इनको, तो इनको हम जो है नार्डिक देश कहेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नार्डिक देश और स्कैंडिनेवियाई देश दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण है।
तो स्कैंडिनेवियाई देश में और नॉर्डिक देशों में तो आपने पढ़ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, लेकिन एक यह जो इतना हिस्सा है, यह जो इतना हिस्सा है जो रेड पेन से मैंने ढक दिया है, यह एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, जिसके अंतर्गत तीन देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन देश जो हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं, नोट कर लीजिएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा कि स्कैंडिनेवियाई देश अलग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसके साथ एक और देश आपको मिलाना होगा, डेनमार्क। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश हैं, तो उसमें तीन देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और इससे आगे चल करके आपको उसमें आइसलैंड को भी शामिल करना होगा। क्या शामिल करना होगा इसमें आपको? आइसलैंड को भी आपको इसमें शामिल करना होगा। बात क्लियर है? ये टोटल हो गया था। हाँ, तो यहीं से आगे चलेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ कुछ चीजों को जानेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे एक प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा, कि ये बताएं भाई बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ बोथनिया। ये क्या भैया? गल्फ ऑफ बोथनिया। और ये दो देशों के बीच में, एक तो देश है फिनलैंड और एक दूसरा देश है स्वीडन। क्या नाम है? एक देश है स्वीडन, दूसरा देश है फिनलैंड। तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। द गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। तो बोथनिया की खाड़ी कहां पर है भैया? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। नोट करेंगे जल्दी से। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में है। स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में है। नोट बना के लिखें। जी हाँ, अलग से मतलब उसी श्रृंखला में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो देश आपको पढ़ाए हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर नीचे डेनमार्क, ये डेनमार्क इधर। तो यहाँ पे एक आध जो खाड़ी है उसको भी आपको पढ़ाते चलते हैं, ताकि आप चीजों की तैयारी बढ़िया हो जाए आपकी। ठीक है, तो बोथनिया की खाड़ी कहां पर है? तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है बोथनिया की खाड़ी। याद रख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, आगे होती है गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या होती है? एक होती है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जिसको फिनलैंड की खाड़ी कहते हैं। तो फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया देश के बीच में है। ये क्या है? एस्टोनिया देश, जिसकी राजधानी तालिन है। फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो फिनलैंड और एस्टोनिया देश के बीच में एक खाड़ी है, जिसको हम कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। तो नोट कर लीजिएगा कि फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया भैया? कहां पर है? फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कैमरे को हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कंटेंट छुप जाता है, क्योंकि आज मैं क्लास घर से ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है बाल्टिक देश, लिखा है यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है बाल्टिक कंट्री लिखा है। तो बाल्टिक देश या बाल्टिक कंट्री कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप इस यहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ, समझें। यहाँ लिखा है बाल्टिक सी लिखा है, यानी यहाँ पर लिखा है बाल्टिक सागर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? बाल्टिक सागर लिखा है। जो देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं उन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। जो देश बाल्टिक सागर की, अब बाल्टिक सागर के तट पे एक तो ये देश है एस्टोनिया, एक ये देश है लाटविया और एक ये देश है, इसका नाम क्या है? लिथुआनिया। तो ये तीन देश, नंबर एक एस्टोनिया, नंबर दो लाटविया, नंबर तीन लिथुआनिया। तो ये तीन देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं।
इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। एस्टोनिया जिसकी राजधानी तालिन है, लाटविया जिसकी राजधानी रीगा है, लिथुआनिया जिसकी राजधानी विल्नियस है। लिथुआनिया जिसकी राजधानी क्या भैया? विल्नियस है, याद रख लीजिएगा। ठीक है बंधु, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ को ये समझ में आ रहा होगा, अब आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा फील नहर। ये फील नहीं, कील लिख साइकिल, इसको क्या कर लेंगे, इसको कील नहर, इसको आप कील कैनाल कर लीजिएगा। कील नहर कहां पर है? जर्मनी में है, और जो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर कहां पर है भैया? जर्मनी में है। जब आप आगे विश्व का नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जर्मनी देश ने अपने यहाँ भूमि को काट करके एक नहर बनाई है, जिस नहर का नाम है कील नहर। और कील नहर जो है वो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नोट कर लेंगे सारे पॉइंट जल्दी से। हो गया नोट भैया? ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे स्टार्ट करेंगे, आगे समझेंगे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, सर फिनलैंड बाल्टिक कंट्री में नहीं आएगा, नहीं, फिनलैंड जो है वो बाल्टिक कंट्री में नहीं आएगा। आप मानचित्र में देख सकते हैं अपने में। ठीक है, चलो, अब हम अगले देश के बारे में बात करेंगे। जो अगला देश है हमारा, उस देश का नाम है पोलैंड। क्या नाम है उस अगले देश का नाम? अगले देश का नाम है पोलैंड। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कोमल कुमारी करेंगे बाल्टिक सागर के पास। यही तीन कंट्री है। कंट्री तो और भी है उसके आसपास, पोलैंड भी उसके नजदीक ही है, लेकिन प्रॉपर बाल्टिक सागर से सीमा साझा किए हुए तीन ही देश हैं, जिनमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है। ठीक है कोमल जी, याद रख लेना। शिवम कुमार कह रहे हैं सर आज आप बेटर फील नहीं कर पा रहे हैं क्या? जी हाँ शिवम, आज तबीयत मेरी खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और सडनली पता नहीं क्या है, तो उसकी वजह से मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब हम पोलैंड के बारे में बात करेंगे, तो याद रख लीजिएगा कि पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की जो कैपिटल है वो वारसा है। क्या है? वारसा है, जो विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। क्या है? विस्तुला नदी के तट। यहाँ क्या है? वारसा। ये क्या है? पोलैंड की राजधानी। ये क्या हो जाएगी? पोलैंड की राजधानी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है भैया? तो ये विस्तुला नदी के तट पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए,
क्लियर है? तो ये विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। आपको पता है, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 1914 से लेके 1919 तक क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध चला, और 1939 से लेके 1944 तक क्या चला भैया, द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कौन सा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो सर्वाधिक तात्कालिक कारण था वह था जर्मनी देश का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। जर्मनी देश का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। अभी हम आपको जर्मनी के बारे में बताएंगे। यह जो पोलैंड देश है, इसी पोलैंड देश का इधर की साइड में पड़ोसी देश है जर्मनी। नीचे आप देख रहे होंगे GER लिखा है, ये जर्मनी लिखा है। यहाँ पर आप ODER पढ़ रहे होंगे, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूँ ODER। ओडर एक नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो जर्मनी और पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आप देख पा रहे होंगे ओडर नदी, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ODER, ओडर नदी। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। ध्यान रखिएगा कि ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ओडर नदी क्या करती है, ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्या भैया, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या करती है भैया, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब थोड़ा समझना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर मानचित्र में देखेंगे लाटविया देखेंगे, मानचित्र में आप लिथुआनिया देश देखेंगे, मानचित्र में आप पोलैंड देश देखेंगे। तो पोलैंड, लिथुआनिया और देखेंगे आप लाटविया, इन दोनों के बीच में छोटा सा हिस्सा है जिस हिस्से को हम कहते हैं कालिनग्राड। एक जगह, जिस जगह का नाम क्या है, कालिनग्राड, जो रूस का हिस्सा है। याद रख लीजिएगा, जो किसका हिस्सा है, जो रूस का हिस्सा है। तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कालिनग्राड, कालिनग्राड शहर है, जो बाल्टिक सागर के तट पर है, लेकिन इस पर रूस का अधिकार है। कालिनग्राड शहर है तो बाल्टिक सागर के तट पे है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, तो इस पे अधिकार है रूस का अधिकार है। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि कालिनग्राड कहां पर है, तो कालिनग्राड याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नोट करें जल्दी से। नोट करें फटाफट से। मुन्नी कुमारी जी, मैं आज ही टीम को बोल दूंगा, अगर कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है तो आज ही अपलोडेड हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए, मैं बोल दूंगा टीम को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे हम अब जर्मनी देश के बारे में बात करेंगे। तो जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है, जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है, बर्लिन है, जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह हैम्बर बंदरगाह है, जो एल्ब नदी के तट पर है। आप अगर थोड़ा सा अपने मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो
ऊपर अगर यहाँ देखेंगे, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, हैम्बर्ग बंदरगाह और एल्ब नदी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, ध्यान रखिएगा। ओके। जर्मनी का स्टुटगार्ड, जर्मनी का एक प्रसिद्ध शहर है स्टुटगार्ड, जो ऑटोमोबाइल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। स्टुटगार्ड देखिए, ये रहा नीचे, स्टुटगार्ड ऑटोमोबाइल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जितना लेवल में लेके चल रहा हूं, बीपीएससी प्री का जो पेपर होता है आपके यहाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री का जो पेपर होता है, उस स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में आपको करा रहा हूं। तो आप लोग परेशान मत होइए। कुछ लोग ये परेशान करते हैं कि सर ये 9वीं से 10वीं तक की आप करा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर 1 से 5 तक की आप नहीं करा रहे। भैया आपको अभी पता नहीं है कि 1 से 5 में, 9 से 10 में क्या आएगा। आयोग ने अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, हमें केवल इतना पता है बीपीएससी पेपर कंडक्ट कराएगा। तो जैसा बीपीएससी का पहला स्टैंडर्ड रहा है, उसी बीपीएससी प्री का जो पेपर आपका हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको क्लासेस करके चल रहा हूं। ठीक है भैया, चल, ठीक है। हाँ, मैं पीडीएफ ठीक करवा दूंगा, ठीक है। आज मैं पीडीएफ चेक कर लूंगा, क्योंकि आज मैं घर पे रहूंगा, तो आज मैं पीडीएफ चेक कर लूंगा। तो जो गलत होंगे उनको मैं सही करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलो, ठीक है। तो जर्मनी के बारे में आप यहाँ पर इन चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, चलिए, आगे चलेंगे। सर कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि बीपीएससी फर्स्ट टाइम में निकल जाए, इसके लिए ग्रुप डी ज्वाइनिंग छोड़ दिया है। अरे ये तो भाई है, डी की अगर ज्वाइनिंग छोड़ी है, इसका मतलब कि आपको ग्रुप डी की लेवल की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया रजत जी। तो बस थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, एकदम से मामला बन जाएगा जी, एकदम से मामला बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है भैया, आगे चलें, आगे चलें यदि ये आपने नोट कर लिया तो। ठीक है, आगे चलेंगे, ये यहां पर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में थोड़ा याद रख लीजिएगा कि जर्मनी में यहीं पर 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की बैठक में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था भैया? तो मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया था। और याद रख लीजिएगा, इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। एक्चुअली में कहानी क्या थी, थोड़ा सा उसको भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। 1907 के स्तर पे जाकर के आपको पता है कि ये वह समय है जब भारत जो है ब्रिटिश के अधीन था प्रॉपर तरीके से। और ऐसे में भारत का अपना कोई स्वतंत्र झंडा नहीं था। तो जब जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की एक बैठक हुई, तो उसमें भारत का रिप्रेजेंट हुआ, तो वो अंग्रेजों के ध्वज तले हुआ। यानी अंग्रेजों ने अपने झंडे के नीचे ही भारत को दिखाया। भारत का अपना कोई स्वतंत्र झंडा नहीं था। तो वहीं पर मैडम भीकाजी कामा ने उस वक्त एक झंडा बनाया और उसको लेकर के वो वहां पर पहुंची थी। इसीलिए इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन एज मिस
बीकाजी कामा या मैडम बीकाजी कामा। ठीक है। दूसरी बात, जर्मनी में कई क्षेत्र हैं, जैसे एक क्षेत्र है कोलोन क्षेत्र। ये कोलोन क्षेत्र मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी तथा मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मर्सिडीज गाड़ी होती है, जो ऑडी गाड़ी होती है, जो मोटर वाहन वाली गाड़ी है, ये सभी यहीं पर बनती हैं, याद रख लीजिएगा। ये सभी यहीं पर बनती हैं, याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ, क्लियर है यहां पर ये बात? क्लियर है? ठीक है। यहीं पे सबसे पहले पहला इंडियन फ्लैग जो है बनाया गया था। चलें आगे भैया। कोई इशू तो नहीं है? चलिए आगे समझिएगा। एक नदी है जिस नदी का नाम है राइन नदी। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है तथा राइन की सहायक नदी रूर नदी है, जिसकी घाटी विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है। जिसकी घाटी में विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रख लीजिएगा यहाँ पे, कि जो राइन नदी है, राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है तथा राइन की सहायक नदी रूर नदी है, जिसकी घाटी विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है। जिसकी घाटी में क्या हुआ, विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है। याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है भैया? बोलो क्लियर है? आगे चलेंगे भैया, बताओ। ध्यान रखिएगा, राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा इसे जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा इसको जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। इस बात को एकदम से नोट कर लीजिएगा, इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा शानदार है। ठीक है, क्लियर? कोई इशू तो नहीं किसी को? एक एक बात समझ में आ गई ना? ये सारे वे पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर सिलेबस पूरा कब तक हो जाएगा? बस एक सप्ताह के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगले संडे तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, आगे याद रख लीजिएगा। हिटलर आप जानते हैं जर्मनी का एक तानाशाह शासक हुआ। हिटलर ने बावेरिया पर्वत पर मोटर संयंत्र का कारखाना लगाया था, जिसे बावेरिया मोटर वर्क्स कहा गया। क्या कहा गया इसको? बावेरिया मोटर वर्क्स कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो हिटलर जो था, आपको पता है, जर्मनी का एक तानाशाह शासक था और यहाँ पर उसने बावेरिया पर्वत पर एक मोटर संयंत्र का कारखाना लगाया था, जिसका नाम था बावेरिया मोटर वर्क्स। और बावेरिया से बी, मोटर से एम और वर्क से डब्ल्यू। तो जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है उसकी फुल फॉर्म है बावेरिया मोटर वर्क्स। क्या भैया? बावेरिया मोटर वर्क्स। रूर तथा सार, ध्यान रखिएगा, रूर तथा सार क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। रूर तथा सार क्षेत्र किसके लिए भैया? तो ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लो एकदम से जल्दी से।
चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है सर, एमसीक्यू पेड बैच में करवाइएगा ना प्लीज। नहीं, एमसीक्यू क्यों करवाएंगे कात्यायनी कौशिक जी, एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ठीक है भैया, पेड बैच में एमसीक्यू नहीं होते हैं। समझ नहीं समझ रहे, मतलब पहले दिन क्लास में आते ही सारे एकदम से कमेंट पे कमेंट कर दिया करिए एकदम भयंकर तरीके से, क्योंकि पुरानी वीडियो एक भी खोल के नहीं देखना है, आते ही बस और जो है मतलब कमेंट पे कमेंट कर दिए फटाफट से, बोले ये, बोले फलाना ढिमका, बस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे आगे। मतलब ये कि ऑलरेडी सर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाए हैं उन्हें उससे मतलब नहीं है ना, उन्हें तो बस आके कमेंट करने हैं। और देख रहे हो क्वेश्चन क्या बढ़िया पूछा था, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, भाई वाह मजा आ गया। आपके कमेंट देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जी, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे समझिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्रंस पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यह एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ब्रंस पर्वत कहां पर है पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। और ब्रंस पर्वत जो है याद रख लीजिएगा ये जर्मनी में स्थित है। और यह एक ब्रंस पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। और इसी ब्लैक फॉरेस्ट से आपको पता है वो नदी भी निकलती है। बात क्लियर है, आगे चलेंगे। जर्मनी का उत्तरी सागर तट डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मछली पालन का प्रमुख केंद्र है। जर्मनी का उत्तरी सागर तट डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मछली पालन का क्या हो जाएगा भैया, प्रमुख केंद्र हो जाएगा। जो मछली पालन का क्या हो जाएगा भैया, प्रमुख केंद्र हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भैया। दूसरी बात, डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है, जो जर्मनी से भी जाती है। अगर आप मैं अपने फोटो को हाइड करूं और आप मेरे फोटो के पीछे वाली जगह पे देखो तो यहाँ डैन्यूब नदी लिखी है। और ये डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है। जर्मनी का उत्तरी सागर, ये पूरा का पूरा मानचित्र जो है जर्मनी का है, इसका उत्तरी सागर तट, यहां देखोगे उत्तरी सागर तट, क्योंकि नॉर्थ सी क्या है, उत्तर सागर है। इसका ये जो तट है, इस तट को हम क्या कहते हैं, इस तट को हम डॉगर बैंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डॉगर बैंक के नाम से जानते हैं। और ये डॉगर बैंक जो है ध्यान रखेगा, ये मछली पालन का प्रमुख केंद्र है। क्या हो जाएगा जी, ये मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक क्या हो जाएगा, तो ये मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक भैया, याद हो गया। एक एक पॉइंट को आप पढ़ते जाएं साथ ही साथ, और नोट करते जाएं अपनी कॉपी में, एकदम से अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, एकदम से इन चीजों को याद करते जाएं। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे बताएंगे कि हाँ सर ये बात क्लियर है। जीवन में देखिए आप लोगों को इतना लग रहा है कि चीजें बहुत आसान है, इतनी आसान है नहीं। मैं क्योंकि आज घर पे हूँ, मैं आपको अपनी एक बुक दिखाता हूँ जिसमें अक्सर मैं पढ़ता हूँ। कभी ऐसी एक स्पाइरल मार्केट में आती है, आपके पास भी होंगी ऐसी, आपने ले भी रखी होंगी बढ़िया। और मैं खुद जब पढ़ता हूँ तो देखिए, आप देख रहे हैं हैंड रिटन नोट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, बढ़िया अपना पढ़ता हूँ, जो महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगती हैं या जब भी मैंने पढ़ाई की तो ऐसे नोट्स बनाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप भी ऐसे नोट्स बनाए गए ना। अब जैसे आप जर्मनी में, मैं समझ रहा हूँ मेरे पास एक कॉपी है और ये मेरे पास पेन है, तो बस हेडिंग डाल दी मैंने जर्मनी,
और बस पहला पॉइंट लिखा, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बढ़िया नोट्स बन जाएगा। ज्योग्राफी की एक स्पाइरल भी बन जाएगी, आगे सभी परीक्षाओं के लिए काम आ जाएगी। बस एक ऐसी अच्छी सी किताब ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। बाकी पढ़ाने में आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बात एक अलग है। हम भी सर ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बनाते हैं सर। तो फिर ये लोग कौन है जो पीडीएफ की इतनी डिमांड रखते हैं भयंकर वाली। ठीक है, चलो आगे जर्मनी के बारे में और क्या ध्यान रखेगा। जर्मनी, हिटलर की जो सेना थी वो रूस के कुस्क शहर पर ठंड से प्रभावित हुई थी। किससे? ठंड से प्रभावित हुई थी, ध्यान रखिएगा। यानी एक बार जर्मनी के हिटलर ने क्या किया, इसने सोचा कि मैं सीधा रूस पे आक्रमण करूंगा, इसको अंदाजा था नहीं। और जब रूस के कुस्क नामक शहर पर हुआ तो इसकी सेना जो है बर्फ में जम गई थी, इतनी ठंड पड़ी थी, गलत समय पर इसने आक्रमण किया जिसमें इसकी हजारों की सेना मारी गई। ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन जर्मनी था, प्राचीन जर्मनी में बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन क्या इसकी राजधानी है? तो एक ऐसी एक दीवार थी जिसको कहते थे बर्लिन की दीवार, जिसे 1990-91 में तोड़ दिया गया था, जिसे 1990-91 में तोड़ दिया गया था। याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, हिटलर्स आर्मी वाज अफेक्टेड बाय द कोल्ड, वो इंग्लिश में गलत लिखा था अनु, इंग्लिश में गलत लिखा था। तो हिटलर्स आर्मी वाज अफेक्टेड बाय द कोल्ड इन द सिटी ऑफ कुक्स रसिया, है ना। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठंड से प्रभावित हुआ था। ओके, ओके, ठीक है। सेकंड, इन एंशियंट जर्मनी देयर वाज अ बर्लिन वॉल व्हिच वाज डिमोलिश्ड इन 1991। ओके, अगला पॉइंट याद रखिए, हिटलर्स गर्लफ्रेंड वाज ईवा ब्राउन whom Hitler promised that he would marry if I would win the whole world। हिटलर की प्रेमिका थी जिसका नाम था ईवा ब्राउन, जिससे हिटलर ने वादा किया कि पूरी दुनिया जीतूंगा तब विवाह करूंगा। जिसने उसने वादा किया था कि पूरी दुनिया जीतूंगा तब क्या करूंगा भैया, विवाह करूंगा। तो लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। बात क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। चलो ये जर्मनी के बारे में हो गया। अब आगे चलेंगे, आज मैं इसके आपको पीडीएफ लगा दूंगा प्रॉपर तरीके से, सेम टू सेम जो पढ़ा रहा हूं, तो आप पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आप जर्मनी के बाद अब इन तीन देशों को देखें। यहां पर एक देश है नीदरलैंड, यहां पर एक देश है बेल्जियम, यहां पर LUX लग्जमबर्ग एक देश है। इनको लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप कहते हैं, हिंदी में निम्न भूमि वाले देश कहते हैं। द ग्राउंड इज लोकेटेड बिलो एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग परसिस्ट हियर। धरातल से नीचे स्थित हैं और यहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहती है। यानी मान के चलो कि ये एक धरातल है यूरोप का, लेकिन ये उससे थोड़ा नीचे स्थित है, यहाँ पर स्थित है ये नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो इसलिए यहाँ पे फ्लड यानी बाढ़ की समस्या बनी रहती है। और पेपर में पूछा गया है निम्न निम्न धरातलीय देश किन्हें कहते हैं, लोलैंड कंट्री किन्हें कहते हैं। तो इन्हीं को हम निम्न धरातलीय देश कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम निम्न धरातलीय देश भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, याद हो गया एकदम से, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं यहां पर। आगे चले भैया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब वो जो ध्यान रखेगा इसको यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये जो निम्न धरातली देश है तीन हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनको याद रखिएगा, बेलेनेक्स कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको हम क्या कहते हैं,
बेलिनेक्स कंट्रीज कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, बेलिनेक्स कंट्री कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। बेनिलक्स, माफ करिएगा, बेनिलक्स, ठीक है, बेलिनेक्स नहीं, बेनिलक्स, बेनिलक्स कंट्री इनको हम कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे। अब बेनेलक्स में एक एक करके बात करेंगे। बेनेलक्स में जैसे बे से बेल्जियम देश के बारे में बात करेंगे, तो बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। यहाँ पे क्या है, नाटो का मुख्यालय है। नाटो आप जानते हैं ना, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और उत्तर अटलांटिक महासागर एक संघ है, उत्तर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक महासागर संधि, महासागर संधि बोलते हैं। नाटो एक संस्थान संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, एक उपाधि है कॉकपिट ऑफ यूरोप, याद रख लीजिएगा। इसको यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, इसको यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, किसको भैया, बेल्जियम को। नोट करें जल्दी से। आप सभी लोग फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग, ठीक है, इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, इतना परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब चीज क्लियर हो जाएगी, बस एक बार थोड़ा सा मेहनत करके देखिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेल्जियम के बाद आगे चलेंगे। बेल्जियम में और क्या क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम में, बेल्जियम में क्या है, वाटरलू का मैदान है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द वाटरलू ग्राउंड, वाटरलू का मैदान भी यहीं पर है, कहां पर है, बेल्जियम में ही है। एंटवर्प जो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, वह भी यहीं पर है। तो एंटवर्प जो विश्व में सबसे बड़ा हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो वह भी कहां पर है भैया, वह भी क्या हो जाएगा, बेल्जियम में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। वह भी कहां हो जाएगा, बेल्जियम में हो जाएगा। तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है, यही बेल्जियम में हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे भैया, नोट कर लेंगे भैया। कोमल कुमारी के सर ज्योग्राफी कब खत्म होगा, बस अभी 10 मिनट और क्लास चलेगी, सो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस अभी 10 मिनट और क्लास चलेगी, सो ज्योग्राफी खत्म। अच्छा, अब क्योंकि बेनेलक्स बोलते हैं, तो बेनेलक्स में बे से बेल्जियम, ने से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या था, हॉलैंड था, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी क्या थी भैया, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी थी। क्या थी भैया, इसकी राजधानी क्या थी, एम्स्टर्डम। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, तो यहाँ के लोगों को डच कहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ के लोगों को डच कहते हैं, याद रख लीजिएगा। द हेग शहर जो नीदरलैंड में स्थित है, वहां आईसीजे का मुख्यालय है। द आईसीजे इट्स हेडक्वार्टर इन द हेग सिटी। आईसीजे क्या है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का एक हिस्सा है, यूएनओ का एक हिस्सा है, याद रख लीजिएगा। ये क्या भैया, यूएनओ का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो, यूरोप का, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह यहीं पर है। और रॉटरडम बंदरगाह कहां पर है भैया, यहीं पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहां पर भैया, नीदरलैंड में हो जाएगा और रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। 6 से 7 रोजाना हमारी ये क्लास चलती है भैया बेबी कुमारी जी, ठीक है। नोट हो गया पॉइंट, हेडिंग डालें नीदरलैंड और पॉइंट को नोट कर लें जल्दी से। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, नीदरलैंड जिसमें हॉलैंड कहते हैं, इसमें कृषि प्रयोजनों के लिए समुद्र के पानी को रोककर उस पर खेती की जाती है। यहाँ नीदरलैंड में क्या होता है भैया, समुद्र के पानी को रोक कर, किसको भैया, समुद्र के पानी को रोक लिया जाता है और उस पर खेती के लिए उसको रोक दिया जाता है। समुद्र के पानी को रोकने के लिए बने गए तटबंधों को, ये आप देख रहे हैं डॉट 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 ऊपर जो है, इनको डाइक कहा जाता है। और उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है, एनसीईआरटी से लिया है, नोट कर लीजिएगा। तो नीदरलैंड हॉलैंड में कृषि प्रयोजनों के लिए समुद्र के पानी को रोका जाता है और उसके लिए जो तटबंध बनाए जाते हैं उनको डाइक कहा जाता है और उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है, उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अभी क्लास का एंड होने वाला, कुछ देर बाद ही नीदरलैंड के बाद हम बस यहाँ पे लग्जमबर्ग को और पढ़ लेते हैं बेनेलक्स में, फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, तो द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग कंट्री इज लग्जमबर्ग सिटी एंड द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपीय संसद कहां पर है, लग्जमबर्ग में ही है, याद रख लीजिएगा। यूरोपियन संसद कहां पर है भैया, लग्जमबर्ग में है, याद रख लीजिएगा। अब अगला जो देश है उस देश का नाम है फ्रांस, और फ्रांस को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। फ्रांस को कब पढ़ेंगे भैया हम, तो फ्रांस को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर रोक देंगे। इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, लाइव क्लासेस के दौरान ही भेज दे रहा हूं, 1 मिनट का समय देना मुझे, ठीक है। लाइव क्लास के दौरान ही, कंट्रोल शिफ्ट एस, आपको इसकी पीडीएफ भेज रहा हूं, पूरा टोटल जितना भी अब तक यूरोप आपको पढ़ाया हूं उसकी टोटल पीडीएफ आपको अभी भेज दे रहा हूं, ताकि आप उसको याद कर लेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। बस 1-2 सेकंड का समय देना, पीडीएफ अभी बनता जा रहा है, हैंडआउट्स के फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो जिनके पास भी अभी तक पीडीएफ नहीं पहुंचा है वो जरा देखेंगे, आपके पास अभी जस्ट पीडीएफ पहुंच जाएगा, यूरोप अपडेट सेंड, आपके पास पीडीएफ जा चुका है भैया, आप देख लें। कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है और जिन्होंने ऐप को अपडेट कर लिया है उनके नीचे जहां वीडियो को देख रहे हैं वहां एक तीर का निशान होगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आ गया सर जी, रिसीव्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मेरे पास भी नहीं है पीडीएफ, अब तो भेज दिया ना मुन्नी कुमारी जी पीडीएफ, अब कोई टेंशन तो नहीं है, अब कोई टेंशन तो नहीं है, बताओ। आ गया आ गया, ठीक है। अब कल कमेंट मत करना कि सर पीडीएफ नहीं दिए, पीडीएफ नहीं दिए, आप पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका है, याद रख लीजिए। जिनके पास नहीं आया है वो जरा अपने मोबाइल के उसको चेक करें, जहां पर आप लाइव क्लास देख रहे हो नीचे एक तीर का निशान सा बन रहा होगा, उस पर क्लिक करो, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है जी। विनय कुमार करें, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलते चलते भैया एक बार फीडबैक देके जरूर जाना है कि क्लास आपको कैसी लगी,
कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगस्त में आपका पेपर है, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट कोर्स होगा। आप निश्चिंत रहें, बस पढ़ते रहिए लगातार तरीके से। सारी की सारी चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगी, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फीडबैक देके जरूर जाना।